हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम फोर्थ पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड ये पोएम पढ़ा रहे हैं, जो कि थॉमस गरे के द्वारा कंपोज की गई है। इस पोएम का टाइटल है फ्रॉम एन एलिजी। एलिजी जो कि शौक गीत होता है, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड का मतलब यहाँ गांव का कब्रिस्तान, जो कि गांव के एक कब्रिस्तान में बैठकर लिखी गई है। अर्थात ये एक शोक गीत जो कि गांव के कब्रिस्तान में बैठकर कवि थॉमस गरे ने लिखा है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को जान लें। थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थॉमस गरे जो कि बहुत ही एलिजियक, बहुत ही दुखांत कवि है। एट द एज ऑफ 6.5 6.5 वर्ष की अवस्था में ये अनाथ हो गया था। अर्थात इसके फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई और घर में कोई भाई बहन नहीं था, ये अकेला था। 6.5 वर्ष की अवस्था में जब अनाथ हुआ, मदर और फादर की दोनों की कब्रें, जो कि इसके घर से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 60 यार्ड्स 60 गज की दूरी पर कब्रिस्तान था, दोनों की कब्रें बनाई गई और दोनों को वहाँ दफनाया गया। तो ये वहाँ पर बैठकर उन कब्रों के ऊपर रोया करता था। लेकिन आफ्टरवर्ड्स उसके चाचा जो कि बाहर रहते थे, इसको अपने साथ ले गए। वहाँ पर उन्होंने इसको एक स्कूल में एडमिशन दिलाया। इसने वहाँ से मिडिल किया। उसके बाद ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। और जब ये ग्रेजुएशन में था तभी इसने अपने पेरेंट्स के ऊपर पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल ऑफ सडन जब इसे एक बार दोबारा फिर अपने गांव में आने का अवसर हुआ और उसकी इच्छा ये हुई कि वो कब्रिस्तान में जाए और अपने पेरेंट्स को होमेज दे। जैसे ही वो कब्रिस्तान में आता है तो कब्रिस्तान का काफ़ी सालों के बाद आया था, बिल्कुल मैप एकदम चेंज पाता है। तब वो यहाँ पर इस पोएम को लिखता है। वैसे तो ये पोएम अबाउट 32 स्टेंजा की है, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में केवल इसकी 5 स्टेंजा दिए गए हैं। तो वो यहाँ पर कहता है, उसे बैठे बैठे उस कब्रिस्तान में शाम हो जाती है और शाम को 6 बजे जैसे ही पादरी चर्च से घंटी बजाता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सब चरवाहे, सब किसान अपना काम छोड़कर अपने घर को लौट आएं, वो इस बात का प्रतीक होती है। तो वह समझ जाता है कि 6 बज गए हैं। घंटी सुनने के बाद वो पहले स्टेंजा में कहता है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। पार्टिंग डे कहते हैं डिपार्चर ऑफ डे। कर्फ्यू टोल्स, टोल्स का मतलब होता है रिंग्स, बजना। द नेल, नेल का मतलब बैल होती है, घंटियाँ। चर्च में बजने वाली घंटियाँ जो कि एक कर्फ्यू का द्योतक हैं, सूचक हैं। अर्थात कभी समझ जाता है कि अब 6 बज गए हैं, क्योंकि सभी चर्च से घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। द लोविंग हर्ड विंड स्लोवली ओवर द लिया। रंभाते हुए पशु चरागाह से अपने घर की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। द प्लोमैन, प्लोमैन फार्मर को कहते हैं, होमवर्ड्स घर की तरफ। प्लॉट्स टायर्ड, थका हुआ। हिज वेरी वे, व्यस्त रास्ते से। थके हुए किसान व्यस्त रास्ते से अपने घर की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कवि कहता है कि उसी कब्रिस्तान के पास से जो कि एक मुख्य मार्ग था, उस गांव में जाता था। सभी लोगों को वो देख रहा है कि सब अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है तो कवि कहता है, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं उस अंधकार में, या अंधकार से भरी हुई दुनिया में। उस कब्रिस्तान में वह अकेला रह जाता है। रात भर वो उसमें बैठा रहता है। रात में चंद्रमा निकल आता है
तो जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की चांदनी रात में रोशनी में वह उन कब्रों को निहारता है जहाँ की पार्टीशन हो गया है। एक अमीर लोगों का कब्रिस्तान बन गया है, आज एक गरीब लोगों का है। अमीर लोगों का जो कब्रिस्तान है उसमें मज़ार बनी हुई हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, डेथ डेट, बर्थ डेट सब लिखा हुआ है। लेकिन जो गरीब लोगों का कब्रिस्तान है उसमें सूखी घास के द्वारा सभी कब्रों को ढका हुआ है और केवल इतना महसूस होता है कि यहाँ पर कब्र है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि किसकी कब्र कौन सी है। अर्थात आज वो अपने पेरेंट्स की कब्रों को भी नहीं पहचान पा रहा है। उसने इस स्टेंजा में कब्रों का वर्णन किया, बनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट ईट ट्रीज सैडे। एल्म्स पतझड़ वाले पेड़, अर्थात कब्रिस्तान में दोनों प्रकार के पेड़ हैं, जो कि पतझड़ वाले हैं, जो वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। ई ट्रीज सैडे, ई ट्रीज सदाबहार पेड़ जो कि वर्ष भर पत्तियों से हरे भरे रहते हैं, दोनों प्रकार के पेड़ हैं। बिनित का मतलब अंडर, नीचे होता है। रगड़ का मतलब अर्थात वो पत्तियां गिरा चुके हैं और उनके ठूटे खड़े हुए हैं, केवल ब्रांचेज खड़ी हुई हैं, उनकी कोई छाया नहीं है। तो उसने कहा कि पतझड़ वाले पेड़ों के नीचे दैट ई ट्रीज सैडे, और सदाबहार पेड़ों की छाया में वेयर हैव द टर्फ इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप। हैव्स मीन्स कवर्ड, ढका हुआ है। टर्फ सूखी घास को कहते हैं। इन मैनी ए माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग हीप ढालू ढेर होता है, अर्थात जब किसी को दफनाया जाता है तो एक टीला सा बन जाता है, माउंट सा बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे हवाओं से और रेनफॉल से वो समतल तो नहीं होता, स्वेलिंग सी ज़रूर उसमें रहती है, थोड़ा ढालू सा रहता है, अर्थात ये कब्र के लिए आया है। उसने कहा पतझड़ वाले पेड़ों के नीचे और सदाबहार पेड़ों की छाया में, जहाँ की बहुत सी कब्रों को सूखी घास के द्वारा ढका हुआ है। इच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। सेल का मतलब ग्रेव होता है, कब्र होती है, नैरो तंग, क्योंकि गरीब लोगों की कब्रें बहुत तंग हैं, बहुत अधिक हैं, बहुत संख्या में घनी हैं। तो उसने कहा कि उनमें से प्रत्येक अपनी तंग कब्र में लेटा हुआ है। द रूड फोर फादर्स, रूड का मतलब भोले भाले सीधे साधे, फोर फादर्स पूर्वज लोग, ऑफ द हेमलेट स्लीप, हेमलेट का मतलब विलेजर्स, ग्रामीण, और उस गांव के सभी भोले भाले सीधे साधे पूर्वज लोग जो कि अपनी तंग कब्रों में लेटे हुए हैं और हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। ये वर्णन किया है सेकंड स्टेंजा में कब्रों के बारे में। तीसरे स्टेंजा में कवि को उस कब्रिस्तान में बैठे बैठे 4 बज जाते हैं रात्रि के, लेकिन वो कैसे एहसास करता है कि 4 बज गए हैं। कुछ सिंबल हैं जो कि इस बात का द्योतक हैं कि अब 4 बज गए। ये इंग्लैंड में माना जाता था, इसके बारे में वो वर्णन करता है। द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीजी कहते हैं हवा का मंद मंद बहना। सुबह के समय लगभग 4 बजे बहुत ही शीतल शीतल मंद हवाएं हल्की हल्की बहने लगती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, इंसेंस ब्रीदिंग सुगंधित हवाएं, सुबह की सुगंधित हवाएं मंद मंद बह रही हैं, जो इस बात का एहसास कराती हैं कि अब 4 बज गए हैं। उसके बाद कवि को सुनाई देता है, एक स्वालो पक्षी होता है, अबाबिल पक्षी होता है इंग्लैंड में, जो कि अपने घोंसले से ये माना जाता है कि ठीक 4 बजे चहचहाता है, चहकने की आवाज़ करता है। तो कवि कोई आवाज़ आती है, वो कहता है द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्राब्यूल्ड सेट। अबाबिल पक्षी अपने घास फूस के बने हुए घोंसले से, नेस्ट से चहकने की आवाज़ कर रहा है, शोरगुल की आवाज़ कर रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब 4 बज गए। द कोक सैरिल कैलरियन, अचानक ही कवि को मुर्गे के बांग देने की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो इंडिया में भी माना जाता है। और द इकोइंग हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है सायरन और इको का मतलब आवाज़।
अर्थात उन दिनों इंग्लैंड में एक फ़ैशन था कि सभी लोग शिकार करने के लिए जाते थे। जो भी युवा होते थे उनमें एक उनका लीडर होता था जो एक चौराहे पर खड़े होकर सायरन की आवाज़ करता था, और सभी जितने भी शिकारी होते थे वो सब समझ जाते थे कि अब 4 बज गए। उस नियत प्लेस पर वो सब इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद शिकारियों की सायरन की आवाज़ भी कभी को सुनाई देती है, अर्थात वो समझ जाता है कि अब 4 बज गए हैं। लेकिन वो दुखी होता है, कहता है कि नो मोर सेल राउज दैम फ्रॉम दियर लवली बेड। लवली बेड कब्र को कहते हैं, राउज मैंने जगाना। कभी ये सब आवाज़ें इन लोगों के लिए भी एक अलार्म का प्रतीक थी, अर्थात व्हेन दे हियर दीज वॉइसेस, जब वो ये आवाज़ें सुनते थे, एट वंस दे गोट अप फ्रॉम दियर बेड एंड दे हैव एंगेज दियर सेल्व्स इन दियर मॉर्निंग वर्क। लेकिन आज उपरोक्त में से कोई भी आवाज़ इनको उनकी कब्र से नहीं जगा पाएगी, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं। केवल फिजिकली दे आर टेकिंग रेस्ट इन दियर ग्रेव्स। उसके बाद चौथे स्टेंजा में कवि बड़ा दुखी होता है कि अमीरों का कब्रिस्तान अलग हो गया है, गरीबों का अलग हो गया है। तो वह अमीर लोगों का क्रिटिसिज्म करता है, उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए कहता है, लेट नॉट अम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट अम्बिशन, ए अम्बिशियस लोगो, ए महत्वाकांक्षी लोगो, मोक, इन गरीब लोगों का मजाक मत बनाओ। दियर यूजफुल, उनकी वफादारी, टोयल, उनका कठिन परिश्रम। ए महत्वाकांक्षी लोगों, तुम इन गरीब लोगों की वफादारी और उनके कठिन परिश्रम का मजाक मत बनाओ। दियर होमली जॉयज, उनकी घरेलू खुशियाँ बहुत कम थी। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी भाग्य को कहते हैं, और ऑब्सक्योर मतलब होता है साथ न देना। भाग्य ने भी उनका साथ नहीं दिया, डेस्टिनी ने भी उनका साथ नहीं दिया। यदि भाग्य उनका साथ देता तो वो भी बड़े लोग बन सकते थे। नोर ग्रैंडियर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल। ग्रैंडियर का मतलब वैभवशाली जीवन, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन। ए महत्वाकांक्षी लोगों, ए अमीर लोगों, आप एक बहुत ही सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन जी रहे हैं। विद ए डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल कहते हैं घृणाजनक, और स्माइल मुस्कुराहट, इसलिए एक घृणाजनक मुस्कुराहट से उनकी तरफ मत देखो। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। शॉर्ट संक्षिप्त, सिंपल सरल, एनाल्स कहते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को, क्योंकि उन गरीब लोगों का इतिहास बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत ही साधारण था, बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत ही साधारण था। वो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते थे। उन्हें इस प्रकार की कभी कोई इच्छा नहीं की दैट देयर नेम विल बी रिटन इन द पेजेज ऑफ हिस्ट्री इन गोल्डन लेटर्स। उन्हें इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई जाए। दे वर सेटिस्फाइड बाय दैट विच दे गोट इन देयर लाइफ। अब 5वें स्टेंजा में भी वो यही कहता है। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय। हेरल्ड राय कहते हैं पैतृक संपत्ति, जो कि हमें वंशानुगत मिलती है, अर्थात एक फादर अपनी डेथ के बाद अपने बेटों के लिए छोड़कर जाता है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से मिलती रहती है। बोस्ट मैंने डींग मारना, झूठी तारीफ करना, झूठी प्रशंसा करना। वो उन अमीर लोगों से कहता है, उन महत्वाकांक्षी लोगों से कहता है, उन घमंडी लोगों से कहता है कि ये पैतृक संपत्ति जो तुमने प्राप्त कर ली है आफ्टर टेकिंग बर्थ इन दैट रिच फैमिली, आप इसकी झूठी प्रशंसा मत करें। द पोम्प ऑफ पावर, ये शान शौकत, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब पॉपुलैरिटी, और ये सारी ख्याति जो आपने प्राप्त की है, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और ये सारी संपत्ति जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़कर गए हैं, अर्थात आफ्टर टेकिंग बर्थ इन दैट रिच फैमिली, उस परिवार में, रिच परिवार में जन्म लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें हासिल हो गई हैं, मिल गई हैं, लेकिन आप इनकी झूठी तारीफ मत करें। बिकॉज दीज आर नॉट परमानेंट, ये सब परमानेंट नहीं हैं।
ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण अपनी कुलीनता पर सेखी मत मारें, गर्व मत करें, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें, ये शान शौकत या मनचाही वस्तुएं केवल उस परिवार में जन्म लेने के बाद प्राप्त की हैं। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, लेकिन आप ये समझ लें कि ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, बिकॉज यू आर नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू डाई वन डे। यू डू नॉट नो द टाइम एंड प्लेस, बट you know this truth that you have to die one day. Awaits like the inevitable hour. Inevitable hour, death, indefinite time होता है उसका, अर्थात मृत्यु इन सब चीज़ों का इंतजार कर रही है। The paths of glory lead, ये तुम्हारी ख्याति, ये प्रसिद्धि, लीड, मृत्यु इन सब चीज़ों को रास्ता दिखाएगी, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी, बट टू द ग्रेव, और तुम्हें एक दिन कब्र में ही ले जाएगी, उन्हीं कब्र में ले जाएगी ऑन विच यू आर मॉकिंग टुडे, जिन पर कि आज आप उपहास कर रहे हैं। अर्थात दीज ग्रेव्स विल बी द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर यू, जहां आफ्टर डेथ आप हमेशा हमेशा के लिए फिजिकली सो जाएंगे, बट बाय सोल, आत्मा से आप माइग्रेट हो जाएंगे, लेकिन फिजिकली आप इन्हीं कब्रों में बरीड किए जाएंगे ऑन विच यू आर मॉकिंग टुडे। इसलिए वो कहता है कि यू मस्ट नॉट लाफ ऑन दोज पीपल हु वर वेरी पुअर इन दियर लाइफ। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन की बात आती है। इसमें 3 एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई सा भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, 5 इसमें स्टेंजा है, 5 में से कोई भी आ जाए तो आपने उसका एक्सप्लेनेशन ये जो मैं दे रहा हूँ यही लिखना है। लेकिन जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ये तीनों एक्सप्लेनेशन हैं जो कि हर साल चेंज होकर आते रहते हैं। कोई सा भी आ जाए इसमें यही एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा। पहले रेफरेंस लिखा जाएगा, सेम ही है जो मैं पीछे बता चुका हूँ, ये एक ही रहता है मेरी लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को देखिए थोड़ा सा, इसकी हिंदी मैं ज़रूर बताऊंगा। द पोइट इज़ सिटिंग इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कवि जो कि एक गांव के कब्रिस्तान में बैठा है। देर आर मैन लाइंग बरीड इन दियर स्मॉल ग्रेव्स ऑल अराउंड द चर्चयार्ड, पूरे कब्रिस्तान में लोग अपनी अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं। द पोइट इज़ रिमाइंडेड दैट नथिंग इन लाइफ इज़ एवर लास्टिंग, कवि इस बात को रिमाइंड कराता है कि जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अंत ना हो। डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबकी आती है। द पुअर विलेजर्स आर स्लीपिंग इन दियर ग्रेव्स, ये बेचारे गरीब गांव वाले जो कि इन कब्रों में सो रहे हैं। दे विल नेवर कम बैक टू लाइफ बिकॉज दे हैव डाइड, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो मर चुके हैं। दे वर वेरी सिंपल अनएजुकेटेड एंड पुअर पीपल, वे बहुत ही सिंपल, पुअर और अशिक्षित लोग रहे हैं। इन दिस पोएम, एक्सप्लेनेशन में देखिए, इन दिस पोएम थॉमस गरे थिंक्स, थॉमस गरे सोचता है अबाउट द स्मॉल ग्रेव्स एंड द डेड बॉडीज बरीड देयर, छोटी छोटी कब्रों के बारे में सोचता है, डेड बॉडीज़ के बारे में जो वहाँ दफनाए हुए उनके बारे में सोचता है। ही सेज, वो कहता है, दैट सम ग्रेव्स आर अंडर द एल्म ट्री एंड सम आर इन द शैडो ऑफ ई ट्रीज। ये बात बताई जा चुकी है कि दोनों प्रकार के पेड़ों के नीचे उनकी कब्रें हैं। द स्मॉल विंड्स swallows are excited at the pleasant morning and are twittering in their straw-built nests, ये बात पढ़ाई जा चुकी। The cocks are making loud, stimulating and clear calls, फिर मुर्गे के बांग देने की आवाज़ की बात बताई गई है 3rd स्टेंजा में। The poet says that the people who are buried here were very simple and useful, पढ़ा दी गई ये बात, बहुत ही सिंपल हैं वे लोग जो यहाँ दफनाए हुए हैं। दे वर्कड हार्ड फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, मेहनत की। फेट नेवर फेवर्ड दैम, लेकिन भाग्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया। यट दे वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट रहे। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर बर्थ इन ए हाई फैमिली और ऑफ आवर वेल्थ, हमें एक ऊंचे कुल में जन्म लिया है, बहुत सारी संपत्ति हासिल कर ली है, इस बात का हमें प्राउड नहीं होना चाहिए।
पावरफुल, ब्यूटीफुल और वेल्दी पर्सन्स में गेट ऑनर एंड फेम इन दिस वर्ल्ड। इस तरह के लोग इस दुनिया में फेम तो पा लेते हैं, सम्मान भी पा लेते हैं, बट दियर एंड इज आल्सो लाइक द पुअर, वीक एंड अगली पीपल। लेकिन उनका अंत भी गरीब, कमज़ोर और अगली लोगों की तरह ही होता है। सो दे शुड नॉट बी प्राउड ऑन दियर मटेरियल पोजेशन। इसलिए उन्हें कभी भी जो भौतिकवादी पोजेशन, जो वस्तुएं मिली हैं, उन पर कभी प्राउड नहीं करना चाहिए। दे शुड रिमेंबर दैट द एंड ऑफ ऑल इज़ द सेम डेथ। उन्हें याद रखना चाहिए कि सबका अंत एक ही डेथ से होता है। स्पेशल नोट, इसमें भी ये 3 लाइन आनी चाहिए जो कि लगभग सेम रहती हैं, जो मैंने बताई ऊपर आ चुकी हैं, और ये इसी के साथ तुम्हारी पोयम कंप्लीट हो जाती है।